धारा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा। सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि का स्वामी नहीं है, किसी अन्य की भूमि का एक सीमित उपयोग कर सकता है। सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार केवल वह व्यक्ति रखता है जो 1. स्वयं भूमि का पूर्ण स्वामी हो, या 2. उसे ऐसा अधिकार विधि द्वारा प्राप्त हुआ हो। निष्कर्ष: केवल स्वामी या विधिक प्राधिकृत व्यक्ति ही किसी भूमि पर सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। धारा 4 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अनुसार सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो किसी अन्य की भूमि का स्वामी नहीं है, उस भूमि का एक विशेष उपयोग कर सकता है। सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार किन्हें है? 1. पूर्ण स्वामी। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति का संपूर्ण स्वामित्व हो, वही वैध रूप से किसी पर सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। 2. अंशधारी। यदि संपत्ति साझी हो तो सहस्वामी केवल अपनी अंश की सीमा तक ही सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। 3. कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। स्वामी के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी यदि विधिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा। 4. संविधात्मक स्वामी अनुबंध के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त हो तो वह भी सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। अपवाद: 1. किराएदार, लाइसेंसी या कब्जाधारी व्यक्ति सुखाधिकार आरोपित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता। 2. प्रभावहीन प्राधिकार। जो व्यक्ति बिना वैध अधिकार या अधिकार पत्र के है, वह यह अधिकार नहीं दे सकता। केस लॉ केशव प्रसाद बनाम सीताराम 1910। अदालत ने माना कि सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो भूमि का विधिक स्वामी हो। विद्वानों के मत डॉ. आर. के. सिन्हा। केवल वही स्वामी जिसमें सेवक संपत्ति का स्वामित्व निहित है सुखाधिकार बना सकता है। डॉ. अवतार सिंह। सुखाधिकार सेवक भूमि पर एक बोझ है और केवल उसका वैध स्वामी ही इसे आरोपित कर सकता है। निष्कर्ष: सुखाधिकार केवल उसी व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जा सकता है जो उस संपत्ति का वैध और विधिक रूप से स्वामी हो। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस अधिकार को न तो आरोपित कर सकता है न किसी को दे सकता है। भूमिका भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 भूमि के उपयोग संबंधी सीमित अधिकारों को नियंत्रित करता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कौन व्यक्ति सुखाधिकार आरोपित कर सकता है और किन परिस्थितियों में यह वैध होगा। परिभाषा। धारा 4 सुखाधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो किसी अन्य की भूमि का स्वामी नहीं है, उस भूमि का एक सीमित उपयोग कर सकता है। यह अधिकार केवल तब वैध होता है जब यह किसी स्वामी द्वारा आरोपित हो। सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार किसे है? 1. पूर्ण स्वामी। जिसके पास भूमि का संपूर्ण अधिकार हो, वह वैध रूप से किसी अन्य को सुखाधिकार दे सकता है। 2. संयुक्त स्वामी। अपने हिस्से की सीमा तक ही सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। अन्य सहस्वामियों की अनुमति के बिना संपूर्ण संपत्ति पर सुखाधिकार आरोपित नहीं कर सकता। 3. उत्तराधिकारी या लाभार्थी। वह व्यक्ति जिसे भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो और जो विधिक रूप से उसका स्वामी हो। 4. राज्य या सरकारी अधिकारी। यदि संपत्ति सरकारी हो तो सरकार या विधिक अधिकारी के माध्यम से ही सुखाधिकार आरोपित किया जा सकता है। 5. संविधात्मक अधिकार अनुबंध के आधार पर यदि अधिकार प्रदान किया गया हो तो सीमित सीमा तक सुखाधिकार आरोपित किया जा सकता है। अपवाद: 1. किराएदार। केवल उपयोगकर्ता होता है, स्वामी नहीं। वह किसी को सुखाधिकार नहीं दे सकता। 2. लाइसेंसी। उसे केवल अस्थायी प्रवेश की अनुमति होती है। 3. अवैध कब्जाधारी। वह किसी प्रकार का अधिकार नहीं दे सकता। उदाहरण: यदि ए भूमि का स्वामी है और वह बी को अपनी भूमि से होकर पानी की पाइपलाइन ले जाने का स्थायी अधिकार देना चाहता है तो ए ही यह अधिकार आरोपित कर सकता है। केस लॉ केशव प्रसाद बनाम सीताराम 1910। इस केस में यह कहा गया कि सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार केवल भूमि के वैध स्वामी को है, अन्य किसी को नहीं। विद्वानों के विचार डॉ. एस. एन. शुक्ल। सुखाधिकार चूंकि भूमि पर बोझ है इसलिए इसे वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास भूमि में हस्तांतरणीय अधिकार हो। मुल्ला।
सुखाधिकार केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसमें सेवक संपत्ति का स्वामित्व निहित है। संशोधित प्रावधान। संशोधित अधिनियम में डिजिटल उपयोग के लिए संपत्ति और पर्यावरणीय सुखाधिकार जैसे नए विषय जोड़े गए हैं, परंतु सुखाधिकार आरोपण का अधिकार अब भी स्वामी तक ही सीमित है। निष्कर्ष। कानून स्पष्ट करता है कि केवल वह व्यक्ति जो संपत्ति का वैध स्वामी है या विधिक रूप से अधिकार प्राप्त कर चुका है, वही सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। अन्य व्यक्ति, चाहे वे कब्जाधारी हों या किराएदार, ऐसा नहीं कर सकते। PBQ-1A एक किराएदार है और वह B को अपने मकान की छत पर पानी की टंकी रखने की अनुमति देता है। क्या यह सुखाधिकार होगा? उत्तर। परिभाषा के अनुसार सुखाधिकार संपत्ति के स्वामी द्वारा आरोपित होता है। A केवल किराएदार है, स्वामी नहीं, इसलिए वह B को वैध सुखाधिकार नहीं दे सकता। ये केवल एक व्यक्तिगत अनुमति यानी लाइसेंस है। निष्कर्ष। B को दिया गया अधिकार सुखाधिकार नहीं, मात्र लाइसेंस है। तो PBQ-2 में A अपनी भूमि का सहस्वामी है, यानी 50% हिस्सेदारी के साथ। वह C को संपत्ति पर एक पगडंडी बनाने का अधिकार देता है। क्या यह वैध सुखाधिकार है? जवाब यह है कि सहस्वामी अपने हिस्से के अनुपात में ही अधिकार दे सकता है, बिना अन्य सहस्वामी की सहमति के वह पूरी भूमि पर सुखाधिकार नहीं दे सकता। तो निष्कर्ष यही है कि यह आंशिक रूप से वैध है, पूरी तरह नहीं। PBQ-3 में एक ट्रस्टी किसी भूमि पर सुखाधिकार आरोपित करता है। क्या वह वैध है? इसका उत्तर यह है कि ट्रस्टी केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ही कार्य करता है। जब तक ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वह सुखाधिकार नहीं दे सकता। तो निष्कर्ष यही है कि ट्रस्टी को इसके लिए विशेष प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। अब PBQ-4 में A अपने नाम रजिस्टर्ड भूमि पर B को गटर बनाने का स्थायी अधिकार देता है। क्या यह वैध है? इसका उत्तर है A भूमि का विधिक स्वामी है। उसने स्पष्ट रूप से स्थायी उपयोग का अधिकार दिया है, इसलिए निष्कर्ष यही है कि यह एक वैध सुखाधिकार है। तो PBQ-5 जेड एक जमीन पर कब्जाधारी है, स्वामी नहीं। वह वाई को वह भूमि उपयोग करने देता है। क्या यह सुखाधिकार है? इसका उत्तर यह है कि जेड के पास वैध स्वामित्व नहीं है। बिना स्वामित्व अधिकार के सुखाधिकार नहीं दिया जा सकता। मतलब निष्कर्ष ये है कि वाई को मिला अधिकार वैध नहीं है। PBQ-6 A एक ट्रांसफरेबल पट्टाधारी है और वह B को भूमि पर एक स्थायी नाली बनाने की अनुमति देता है। क्या यह सुखाधिकार माना जाएगा? इसका उत्तर ये है कि पट्टाधारी को केवल उतना ही अधिकार होता है जितना पट्टे में वर्णित होता है। स्थायी अधिकार देना सुखाधिकार आरोपित करने के समान है। अगर पट्टे में ऐसा प्रावधान नहीं है तो A यह अधिकार नहीं दे सकता। निष्कर्ष ये है कि बिना अधिकार के ऐसा आरोपण अवैध है और ये सुखाधिकार नहीं होगा। PBQ-7 X की भूमि सरकारी अधिग्रहण में चली जाती है, लेकिन वह पहले Y को जल निकासी का अधिकार देता है। अब क्या होगा? उत्तर ये है कि जब भूमि सरकारी हो गई तो उस पर निजी व्यक्ति द्वारा दिया गया सुखाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब कोई भी अधिकार केवल सरकार से लिया जा सकता है। निष्कर्ष ये है कि Y का सुखाधिकार समाप्त हो गया। Z एक मंदिर का महंत है और मंदिर की भूमि पर सुखाधिकार देता है। क्या वह वैध है? उत्तर महंत एक धार्मिक संस्था का प्रतिनिधि होता है, निजी स्वामी नहीं। उसे यह देखने का अधिकार होता है कि संपत्ति का धार्मिक हित में उपयोग हो, परंतु वह स्थायी सुखाधिकार तभी दे सकता है जब मंदिर की परंपरा या नियम ऐसा अनुमति देते हों। निष्कर्ष यदि नियमों के विरुद्ध हो तो आरोपण अमान्य है। A और B संयुक्त स्वामी हैं। A अकेले C को उपयोग का अधिकार देता है, B आपत्ति करता है। क्या सुखाधिकार वैध होगा? उत्तर सह स्वामित्व वाली संपत्ति में सभी स्वामियों की सहमति आवश्यक होती है। एक अकेला सह स्वामी संपूर्ण सुखाधिकार नहीं दे सकता। निष्कर्ष C को दिया गया सुखाधिकार आंशिक है, पूरी भूमि पर वैध नहीं है। X अपनी संपत्ति में किसी को 20 वर्षों से लगातार पार करने की मौन अनुमति देता रहा है। क्या इस आधार पर सुखाधिकार उत्पन्न होता है? उत्तर यह प्रतिकूल उपयोग यानी प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट का उदाहरण हो सकता है। यदि उपयोग खुला,
सतत और बिना रुकावट के रहा हो। भारतीय अधिनियम की धारा 15 में इसका उल्लेख है। निष्कर्ष: यदि यह सभी शर्तें पूरी करता है तो वाई को प्रतिकूल सुखाधिकार प्राप्त हो सकता है।